कंडक्टेंस। ठीक है, तो टॉपिक कंडक्टेंस रहेगा। इसी की जब जैसे आगे मूव करेंगे तो एक टर्म पढ़ेंगे हम लोग, मोलर कनेक्टिविटी। मोलर कनेक्टिविटी, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे क्लोरॉस लॉ। ये पूरा का पूरा ये टॉपिक आपस में लिंक रहेगा, ठीक है। तो इसका कोई भी नर्व इक्वेशन जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उससे इसका कोई भी लिंक नहीं है, तो पूरा इंडिपेंडेंट टॉपिक है। तो आप आराम से इस प्रोसेस को एंजॉय कर सकते हो। ध्यान देना, तो जब भी हम बात करते हैं कंडक्टेंस का, ध्यान देना, तो कंडक्टेंस दो टाइप का होता है। अब कंडक्टेंस होता क्या है तो पता है। अब बोलते हैं कंडक्टेंस होता क्या है तो आपको पता है कि हाँ, जिस तरह से आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट हो जाए, सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन कर सकता है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। यानी आप उल्टा बोल सकते हो, आप लोग पढ़ते हो फिजिक्स में रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस क्या होता है? करंट को फ्लो करने से ब्लॉक करने का टेंडेंसी। तो कंडक्टेंस उसका उल्टा हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर, यानी उसको सपोर्ट करने का जो टेंडेंसी हो उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टेंस। ठीक, अब ध्यान देना, जब भी बात करते हैं कंडक्टेंस का, तो कंडक्टेंस दो टाइप का होता है। एक होता है मेटालिक कंडक्टेंस, आप लोग यहाँ पे देखा होगा, देखोगे क्या लिखा हुआ है, मेटालिक कंडक्टेंस। बात करते हैं मेटालिक कंडक्टेंस का, तो जो मेटालिक कंडक्टेंस ये होता किस में है? तो होता है मेटल्स में। होता है किसमें? मेटल्स में। अब मेटल में क्यों होता है? तो हमको पता है कि मेटल के पास क्या होता है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। फ्री बोलने से बेटर है मेटल्स के पास क्या होता है, तो मेटल के पास लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल्स के पास क्या होता है बच्चा लोग? लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होता है। और इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड होगा तो क्या होगा? उसका फ्लो क्या होगा? उसका फ्लो करना आसान है, उसका फ्लो करना आसान है, ठीक है। तो का जो मेटल्स का इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होता है तो वहां से क्या होता है, वहां से आपका मूवमेंट क्या होगा, और मूवमेंट आपका आसान हो जाएगा, ठीक। तो मेटालिक कंडक्टेंस क्यों होता है? तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता है, ठीक है। जब बात करते हैं मेटालिक कंडक्टेंस का, तो उसमें कोई मास ट्रांसफर नहीं होता है। वहां अगर आप बहुत ज्यादा डीप में जाकर सीखोगे तो होता क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होता है, क्यों कनेक्ट होता है? ड्यू टू वाइब्रेशन। इलेक्ट्रॉन आपका वाइब्रेशन करता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो वाइब्रेशन होगा उससे क्या होता है? आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है, उससे आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो इसमें कोई नेट मास का ट्रांसफर नहीं होता है, नेट कोई मास का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, जब मास ट्रांसफर का बात नहीं कर रहे हैं तो मैं एक और ध्यान दोगे आप लोग, एक कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। और आप लोगों को पता होगा कि मेटालिक कंडक्टेंस टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब मेटल का जो कनेक्टिंग पावर है वो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? घटता है, घटता है। इसका आपको आइडिया होना चाहिए। ये आइडिया आप लोग को है या नहीं मुझे कंफर्म करो आप लोग। मेटल का जो कंडक्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है, इतना पता आप लोग सबको है? तो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको इतना क्लियर है कि मेटल का जो कंडक्टिंग पावर है और टेम्परेचर बढ़ने से घटता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारा हो गया मेटालिक कंडक्टेंस के बारे में। अब जो केमिस्ट्री में है, तो केमिस्ट्री में हम लोग मेटालिक कंडक्टेंस के बारे में ज्यादा पढ़ते नहीं है। मतलब ये मेरा स्कोप में नहीं है। मतलब ये आपको फिजिक्स में पढ़ना होता है, फिजिक्स में। तो केमिस्ट्री में इसको हमको नहीं स्टडी करना है, ठीक है। बेसिकली पार्ट है फिजिक्स का, इसमें आप लोग काफी ज्यादा पढ़ते हो। आपका पूरा का पूरा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है पूरा आप यहीं पे काम कर रहे हो सारा चीज, ठीक है। हमारा जो फोकस है, हमारा जो फोकस है वो फोकस है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिंग पावर होता है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट हम किसको बोलते हैं बच्चा लोग? बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, तो इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं हम लोग? जो आयन प्रोड्यूस कर सकता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? विच प्रोड्यूस आयन, इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस आयंस, ठीक है। ये आयन कहाँ प्रोड्यूस करेगा? तो ये आयन प्रोड्यूस करेगा या तो एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम में तो प्रोड्यूस करेगा, या तो मोल्टन फेज में, या तो मोल्टन फेज में, ठीक है। तो या तो मोल्टन फेज में आयन प्रोड्यूस करेगा या तो एक्वस फेज में आयन को प्रोड्यूस करेगा। अब ध्यान देना, जो स्टैटिक कंडक्टेंस होता है वो वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मेटालिक कंडक्टेंस का उल्टा हो रहा है। मेटालिक कंडक्टेंस जो था
वो टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा वो टेम्परेचर का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। इसका रीजन ये होता है कि अगर तुम ज्यादा हीट करोगे तो क्या होगा, आपके आयंस का मूवमेंट आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल समझ आप, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि दो आयन है A+B-, दोनों में एक अट्रैक्शन फोर्स है। ये अट्रैक्शन जो फोर्स है, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स है दोनों के बीच में, आयन के बीच में। तो इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या होता है, ये दोनों आपस में क्या होता है, ये आपस में अट्रैक्टेड होता है, आपस में अट्रैक्टेड होता है। तो इसका मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका अट्रैक्शन से क्या क्या होगा, इसका मूवमेंट जो होगा, मूवमेंट फ्री मूवमेंट ब्लॉक हो जाता है। तो मूवमेंट इज डिफिकल्ट। लेकिन जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आयन इजीली आपस में क्या होगा, इसको एनर्जी मिलेगा, तो एनर्जी मिले तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, आयन इजीली इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके आराम से मूव कर सकता है, आराम से मूव कर सकता है। टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है कि आप अट्रैक्शन फोर्स को बैलेंस कर रहे हो, आयंस के बीच का अट्रैक्शन फोर्स को बैलेंस करके आप एक एक्स्ट्रा उसको पुश दे रहे हो, तो वो आराम से आगे जाके क्या होगा, मूव कर सकता है, आराम से आगे जाके मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसके कारण हम बोल सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं आप लोग तो क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो क्या होगा, वो आपका इंक्रीज करेगा, वो आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इतना सोच सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो अगर आगे हम फोकस कर रहे हैं तो ध्यान देना यहाँ पे, जब हम बात करें मेटालिक कंडक्टेंस का, तो मेटालिक कंडक्टेंस के लिए आप लोग पढ़ोगे ओम्स लॉ, आप पढ़ोगे ओम्स लॉ, तो आप लोग पढ़ोगे रेसिस्टेंस क्या होता है। तो रेसिस्टेंस का बात करते हैं हम लोग, हेलो, ठीक है, यस सर, यस सर। ठीक है भैया, ध्यान देना पे। अगर हम बात करते हैं रेसिस्टेंस का, तो रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आपके पास होता है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो इस रेसिस्टेंस को उल्टा कर दोगे ना, 1/r, 1/r को बोला गया कंडक्टेंस, क्या बोला गया, जी बोला गया। तो कंडक्टेंस का एक सिंबल होता है जी, तो कंडक्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1/r को बोला गया जी, रेसिस्टेंस का इनवर्स होता है कंडक्टेंस। तो जब इनवर्स करोगे तो इस फॉर्मूला में ध्यान देना, इनवर्स करने पे क्या होगा, जो जी हो जाएगा, जी हो जाएगा 1/ρ, और ऊपर एरिया हो जाएगा, नीचे क्या हो, लेंथ हो जाएगा। अब जो 1/ρ है, 1/ρ को बोल दिया गया के, क्या बोल दिया, के बोल दिया गया। ऊपर में एरिया है, नीचे में क्या है, लेंथ है। ठीक है, यहाँ जो के है, के, इस के को बोला गया, देखो रो, रो क्या था, रो था रेसिस्टिविटी, तो रो जब रेसिस्टिविटी था तो के क्या हो जाएगा, तो के हो जाएगा कंडक्टिविटी, के क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। तो आपका जो कंडक्टेंस है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू ए बाई एल। के होगा कंडक्टिविटी, ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल हो गया उसका लेंथ हो गया। लेंथ किसका, कंडक्टर का, कंडक्टर का लेंथ हो गया। और ए क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जिससे आपका करंट पास कर रहा है, तो करंट जिस रूट से पास कर रहा है उस रूट के परपेंडिकुलर, उस रूट का जो परपेंडिकुलर सरफेस है उसका एरिया का बात करते हैं ए। ठीक है, तो ये आपका, ये आप लोग फेज में कवर कर चुके हो, तो ये चीज यहाँ पे समझाया हुआ है। अब ध्यान देना, तो मेरा फोकस आपको बताना था कि कंडक्टेंस होता क्या है। ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग आगे यूज करेंगे, ये जो फॉर्मूला हम ड्राइव किए हैं इसका हम आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, किसमें, तो हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में। तो हम जब बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का, तो आपको ये हम समझा दिए हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से आपका कंडक्टेंस बढ़ता क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होता है, बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है उसको आपका टेम्परेचर ओवरकम करता है, तो आपका मूवमेंट क्या होगा, आपका मूवमेंट आसान हो जाएगा। तो आपका मूवमेंट क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना, अगर बात करते हैं तो यहाँ पे समझाया हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट किसको बोला गया। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो एक्वस या मोल्टन फेज में आपको आयंस प्रोड्यूस करे, आपको आयंस प्रोड्यूस करे। ठीक है, यहाँ भी समझाया हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्यों होता है, तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन होगा। ठीक है,
अब इसमें जब आयन मूव करेगा तो क्या होगा, एक्चुअली मास ट्रांसफर करेगा। अगर मान लेते हैं कि अगर आपका ए आयन यहाँ से यहाँ अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से अगर ए आयन का मूवमेंट है तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो मास है वो यहाँ से यहाँ मूव किया। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है उसमें एक्चुअली क्या होता है, मास का ट्रांसफर होता है। एक्चुअली क्या होता है, मास का ट्रांसफर होगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या होगा, मास ट्रांसफर टेक प्लेस, मास ट्रांसफर टेक प्लेस। ठीक है, हाँ सब में। सर ये वाला पॉइंट और एक बार समझा दीजिए। कौन सा पॉइंट बच्चा? सर ये मास ट्रांसफर वाला। सुनो, हाँ देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोबियल फ्लाइट में आयंस होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है। जैसे मान लो कि तुम NaCl डाल दिया पानी में, नमक को डाल दिया पानी में, तो नमक पानी में क्या होगा, Na प्लस आयन होगा, Cl माइनस आयन होगा। अब हम बोलते हैं कि आयन में, जो पानी में अगर आयन होगा तो क्या होगा, पानी कंडक्टर बन जाएगा, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे करेगा, तो उसमें आयन का मूवमेंट होता है, मतलब सोडियम अलग मूव करेगा, क्लोरीन अलग मूव करेगा। ठीक, जब आयन का मूवमेंट होगा तो आयन का, जब मान लेते हैं कि सोडियम आयन यहाँ से यहाँ मूव कर गया सिस्टम में, तो आयन जब एक्चुअली मूव करा तो क्या होगा, आयन का अपना एक मास होगा, आयन का अपना एक मास होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये मास मूव कर रहा है, ये मास मूव कर रहा है। इसमें आपका मास का मूवमेंट होता है। जबकि आपका कंडक्टर जो होता है, जो आप लोग वायर में कंडक्टर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में वाइब्रेशन करके एनर्जी ट्रांसफर करता है, तो उसमें कोई एक्चुअल मास का मूवमेंट नहीं होता है, नीचे को भी आपका अमाउंट का मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है समझ? ये सर। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का, तो उसमें वो किस पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड करने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से ना, तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है उसका डिपेंडेंस का हम बात कर रहे हैं। तो डिपेंडेंस में यहाँ देखोगे टर्म लिखा हुआ है इंट्रैक्शन लिखा हुआ है, टर्म लिखा हुआ है इंट्रैक्शन। तो इस इंट्रैक्शन जो लिखा हुआ है इसको एक्सप्लेन करने वाले भी हम जस्ट। ठीक है, तो ध्यान देना क्या समझाया हुआ है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो डिपेंड किस पे करता है बच्चा, इंट्रैक्शन फोर्स पे। इंट्रैक्शन फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है, ध्यान देना। इंट्रैक्शन अमॉन्ग सॉलिड तो सॉलिड के बीच का इंट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर इंट्रैक्शन ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं सॉलिड सॉल्वेंट का। एग्जांपल देख ध्यान से, मान लो कि अगर तेरे पास A प्लस आयन है और A प्लस से बेटर है कि मान लेते हैं कि नमक को डाले तुम पानी में, ठीक, तो नमक को जब पानी डालेगा तो क्या होगा, आपके पास आयंस होगा, Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा। अब जब वाटर में जब डालते हो तो क्या होता है, सॉल्वेंट आके उसके पास अट्रैक्ट होता है। जैसे मान लो वाटर का जो O सेंटर है, वाटर का O सेंटर सोडियम से इंटरेक्ट करेगा, सोडियम के पास अट्रैक्ट होगा अपने लोन पेयर से इस सोडियम आयन के साथ इंटरेक्शन होगा। तो सोडियम आयन से जब इंटरेक्शन होगा बच्चे लोग, तो कहीं ना कहीं इसको सराउंड कर रहा है, तो ऐसा करके सोडियम के पास बहुत सारा वाटर का सराउंड कर लेगा। जब वाटर का सराउंड कर लेगा तो वाटर उसके अराउंड में एक ब्लैंकेट कवर की तरह होता है, मतलब उसको पूरे तरह से सराउंड कर लिया। तो अब पॉइंट है कि सोडियम आयन को मूव करना होगा तो अकेले मूव नहीं करेगा, उस ब्लैंकेट कवर को साथ में लेकर मूव करेगा। मतलब जो वाटर का जो ब्लैंकेट कवर बन रहा है उस आयन के अराउंड, उसको साथ में लेकर मूव करा है। तो कहीं ना कहीं वाटर का पार्टिकल उससे अगर अटैच होगा तो क्या होगा, उसका जो मास है बल्कि हो जाएगा। सोडियम पार्टिकल का मास अगर मान लेते 23 था, 23 अगर एटॉमिक मास यूनिट है उसका, तो वाटर का बहुत सारा पार्टिकल उसमें अगर अटैच हो जाएगा तो मास बड़ा हो जाएगा। और हमको पता है कि मास अगर बड़ा हो जाएगा, मास अगर लार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, मूवमेंट क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो मूवमेंट डिफिकल्ट होगा तो मतलब क्या होगा, कंडक्टिंग पावर क्या होगा, घटेगा, यानी कंडक्टेंस क्या होगा, आयन का डिक्रीज करेगा। तो जितना ज्यादा सॉल्वेंट उस आयन के अराउंड ज्यादा सराउंड करेगा तो आपका कंडक्टिंग पावर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कंडक्टिंग पावर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हाँ, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो इंट्रैक्शन फोर्स है, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जब इंटरेक्ट करता है आपस में तो इस तरह से काम करता है। तो जितना ज्यादा इंट्रैक्शन ज्यादा होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट में, उतना ही ज्यादा सॉल्यूट यानी आयंस का मूवमेंट ब्लॉक होगा, यानी आपको कंडक्टिव पावर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो इंट्रैक्शन फोर्स है, मतलब सॉलिड और सॉल्वेंट का जो इंट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो बताया गया है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, तो चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और हाइड्रेशन मतलब एक इंट्रैक्शन जो हो रहा था ना, वाटर और सोडियम का जो इंट्रैक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन। तो जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतना ही इंट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, हाई होगा। अब चार्ज जितना ज्यादा होगा
और हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही आपके आयन का मूवमेंट क्या होगा, आपके आयन का मूवमेंट स्लो होगा, आपके आयन का मूवमेंट स्लो होगा, यानी आपका जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आप अगर मोर देन वन सॉल्वेंट है, मोर देन वन सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट का जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कंडक्टेंस को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, या फिर उसको इफेक्ट डाल सकता है, उस पर इफेक्ट डाल सकता है। तो ये जनरली हम लोग मतलब इसके एग्जांपल्स अब देख सकते हो, मतलब कि दो अलग अलग सॉल्वेंट लेके दोनों सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन जो होगा वो कहीं ना कहीं से डिटरमाइन करेगा। तो इसको ये आपको ऐसे जनरली ऑकर नहीं करता है। ठीक है, तो आपको आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के अट्रैक्शन फोर्स से क्या काम होने वाला था। ठीक है, सिमिलरली अगर बोलते हैं कि क्लोरीन माइनस के साथ क्या होगा, तो क्लोरीन माइनस ध्यान देना, और बात करो क्लोरीन माइनस का बात कर रहे हो आप लोग, इसमें होता क्या है कि वाटर का जो H है उसका 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 पोलरिटी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ जब पोलरिटी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ये H सेंटर इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो ऐसे करके आपका वाटर का जो H सेंटर है वो क्लोरीन यानी निगेटिव चार्ज को के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो इसका हाइड्रेशन कर सकता है। तो इस तरीके से करने से क्या होगा, आपका क्लोरीन का मूवमेंट ब्लॉक होगा, यानी क्लोरीन आयन का जो कंडक्टिंग पावर है यानी कंडक्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आपको समझाया जा रहा है कि जो, ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है, एक सेकंड नोट करोगे, यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ठीक है, कि इंटरेक्शन ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो मास जनरली, मास से बेटर यहाँ पे टर्म होगा साइज, लिखो साइज। ठीक है, मास, मास से बेटर यहाँ पे टर्म में लिख रहा हूँ साइज, यहाँ टर्म लिखा हूँ मास, तो मास को उल्टा कर दो, साइज कर दो। साइज जितना छोटा होगा मास, जिसका साइज छोटा होगा मास से छोटा होगा, मतलब ऐसे तो बेटर है साइज, साइज सोचोगे आप, तो जिसका साइज छोटा होगा ना, जिसका साइज छोटा होगा उसका उसका इंटरेक्शन ज्यादा हाई होता है, उसका इंटरेक्शन ज्यादा हाई होगा। ठीक है, तो अब अगर अगर म्यूट रखोगे बच्चे लोग जिसका, ठीक है, तो ध्यान देना, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जिसका साइज छोटा होगा, ठीक है, उसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है, जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा उसका कंडक्टिव पावर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो होपफुल यहाँ तक आप लोग डाउट नहीं है। ठीक है, तो मैं आगे मूव कर रहा हूँ, सब में डाउट खत्म हो गया हो आपका शायद, ध्यान देना। ध्यान देना, हम बात करें कंडक्टेंस का, जब बात करें कंडक्टेंस का ध्यान दोगे, यहाँ पे एस ब्लॉक का कुछ आयंस लिया गया है, एस ब्लॉक का कुछ आयंस लिया गया है, तो लिथियम आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, रुबिडियम आयन है, सीजियम आयन है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं जितना आप नीचे जाओगे उतना ही आयन का क्या होगा, उतना ही आयन का मास बड़ा हो रहा है, और जितना आयन का मास इंक्रीज करेगा, जितना आयन का मास इंक्रीज करेगा उतना ही क्या होगा, उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, यानी उसका जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट लो हो जाएगा। सिंपल सा बात है ना, जो भारी होगा, जिसका जिसका वेट ज्यादा हाई होगा उसका मूवमेंट क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो नीचे अगर ऊपर से नीचे मूव करते हो तो क्या होगा, आयन का मास लार्ज होता जा रहा है, आयन का मास अगर ग्रेटर होगा तो क्या होगा, मूवमेंट स्लो होगा, तो आपका जो कंडक्टेंस होता है क्या होगा, घटता है। क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी आयन का रेडियस अगर बड़ा हो रहा है, रेडियस या फिर बोल सकते हो मास, ठीक है, तो मास अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, आपका कंडक्टेंस घट रहा है। लेकिन कब, जब आयन का मोल्टेन स्टेट है, कब होगा, चलो जब आयन का मोल्टेन स्टेट है। ठीक है, अगर हम बात करें आयन का एक्वा स्टेट में क्या होगा, तो पॉइंट है कि जब एक्वा स्टेट का बात करते हैं ना, तो एक्वा स्टेट में क्या होता है, आयन के अलावा उसके सराउंड में क्या होता है, जैसे लिथियम का बात करें तो लिथियम आयन अकेला नहीं है। अगर मोल्टेन स्टेट का बात करें तो मोल्टेन स्टेट में लिथियम आयन अकेला है, उसको कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा, उसके साथ कोई अटैच नहीं होना चाहता है। लेकिन अगर बात करें एक्वस फेज में, एक्वस फेज में क्या होता क्या है कि लिथियम आयन के साथ साथ वाटर का पार्टिकल अटैच हो जाता है। ठीक, तो अगर लिथियम को मूव करना पड़ेगा
तो लिथियम अकेला आयन नहीं है, लिथियम के सराउंडिंग में वाटर का ब्लैंकेट कवर है बड़ा सा, उस बड़ा सा ब्लैंकेट कवर को उसको लेकर मूव करना पड़ेगा। ठीक, अब ध्यान देना, जो ये ब्लैंकेट कवर है, जो हाइड्रेशन प्रोसेस है, यानी वाटर का जो इंट्रैक्शन, जो इंटरेक्ट कर रहा है, वो क्या, वो डिपेंड करता है चार्ज पे और डिपेंड करता है साइज पे। तो चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, तो एस ब्लॉक का हर एलिमेंट का चार्ज सेम है, प्लस 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 प्लस। साइज पे अगर बात करते हैं तो साइज जितना छोटा होगा उतना हाइड्रेशन बेटर है। इस प्रोसेस अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन होगा लिथियम का। ठीक है, तो अगर अगर हम बात करते हैं मोल्टेन स्टेट में, तो मोल्टेन स्टेट में लिथियम बहुत सबसे छोटा है, मोल्टेन स्टेट में लिथियम सबसे छोटा है, इसलिए मूव करना उसके लिए आसान होगा। लेकिन बात करते हैं अगर एक्वस फेज में, तो एक्वस फेज में लिथियम के साथ साथ जो वाटर का ब्लैंकेट कवर बनेगा, दोनों का जो कंबाइंड मास होगा वो काफी लार्ज हो जाएगा, यानी सबसे लार्ज हो जाएगा। यानी एक्वस फेज में बात करेंगे तो आयन का मूवमेंट सिर्फ आयन के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, आयन के साथ जो वाटर का जो हाइड्रेशन होगा उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन हो जाएगा लिथियम का, तो लिथियम सबसे स्लो मूव करेगा। यानी अगर बात करते हैं एक्वस फेज में, तो एक्वस फेज में जो मूवमेंट होगा, तो एक्वस फेज में जो मूवमेंट होगा बच्चों लोग, वो सबसे ज्यादा बेटर होगा किसका, सीजियम का। यानी नीचे आने से आपका कंडक्टिंग पावर बढ़ेगा, यानी कंडक्टेंस आयन का इंक्रीज करेगा। तो लिथियम से लेकर सीजियम तक में, लिथियम टू सीजियम आपका जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा कब, एक्वस फेज में। क्योंकि एक्वस फेज में आयन के साथ साथ वाटर का ब्लैंकेट कवर, यानी जो हाइड्रेटेड पार्टिकल्स है उसको हमको लेकर सोचना पड़ेगा, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसको आप थोड़ा दिमाग में सेट रखना, एक्वस फेज में और मोल्टेन फेज में डिफरेंस क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये रहेगा आपका यहाँ पे। ठीक, तो ये रहेगा बेसिक अपना इंट्रोडक्शन, कंडक्टेंस क्या होता है क्या नहीं होता है। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अब आते हैं कि चैप्टर में क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि हाउ टू मेजर कंडक्टेंस। अभी तक आप लोग क्या करते हो, आप लोग लैब जाते हो फिजिक्स लैब में, तो आप लोग क्या करते हो, किसी वायर का रेसिस्टेंस मेजर करना सीखे होगे आप लोग किसी वायर का रेसिस्टेंस मेजर करना सीखे होगे। ठीक है, तो हम क्या, लेकिन किसी सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस या किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस आप अभी तक सीखे नहीं हो। तो मेरा पॉइंट यह है कि किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, यानी रिफ्लेक्टिव सॉल्यूशन कंडक्टेंस मेजर कैसे करना होता है, तो आप इसी को समझोगे पहले आप, कि अगर आप लोग लैब में गए हो क्लास 12 में, तो लैब में ध्यान देना, किसी भी अननोन रेसिस्टेंस को आप मेजर कैसे करते हो, तो ध्यान देना, आपके पास एक सेटअप होता है जिसको आप बोलते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज। फिजिक्स में एक टर्म होता है व्हिटस्टोन ब्रिज का, उसमें ऐसा कुछ ऐसा सेटअप होता है आपके पास। ठीक है, देख सेकेंड। तो आपके सामने एक व्हिटस्टोन ब्रिज बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। व्हिटस्टोन ब्रिज, बीच में एक वायर लगा रहता है, और यहाँ पे बीच में हम बात कर रहे हैं कि एक एक गैल्वेनोमीटर है, यानी यहाँ से करंट अगर पास करेगा तो डिफ्लेक्शन शो करता है। यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है मान लेते हैं, ये R3 है, और ये रेजिस्टेंस अननोन है, इसको R बोलते हैं, ये मेरे लिए अननोन है। ठीक है, ये अननोन रेजिस्टेंस है। तो आप लोग क्या क्या अप्लाई करते हो, आपको अगर R पता करना होता है तो आप क्या करते हो, किसी भी जो अननोन रेजिस्टेंस को आप लगा देते हो सिस्टम में। आपको R1 पता है, आपको R2 पता है, आपको R3 पता है। ठीक है, और आपको R निकालना है, आपको R निकालना है, तो क्या करते हो, आप R1 R2 R3 का वैल्यू को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो आपके पास कंडीशन क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ और यहाँ का जो प्रोडक्ट होता है, यहाँ का जो प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों का बराबर होता है। तो जब आपका जो गैल्वेनोमीटर है, यहाँ से अगर करंट जीरो पास करेगा, यहाँ से अगर करंट जो है अगर जीरो पास कर रहा है, उस पॉइंट पे क्या होता है, हम बोलते हैं कि आपका व्हिटस्टोन क्या बैलेंस है। बैलेंस पॉइंट पे क्या होता है कि R1 इंटू R3 इक्वल टू क्या होगा, R2 इंटू R होगा, R2 इंटू R होगा।
इस कंडीशन को अप्लाई करके क्या होगा, हम आर निकाल सकते हैं। तो आपका आर निकल सकता है, आर क्या निकलेगा, R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R2। इस तरह से आप अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अगर आपसे बोला जाएगा ना कि आपको किसी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस पता करना, किसी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस पता करना, तो तरीका क्या होगा, तो सेम तरीका यहाँ भी करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक विटस्टोन ब्रिज का सेटअप लेंगे फिर से, और उसमें क्या करना हम लोग को, यहाँ पे पैरामीटर फिट कर दिए। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जो सॉल्यूशन आपका है, मान लेते हैं सॉल्यूशन है इसमें, तो सॉल्यूशन को दो प्लेट के बीच में रखते हैं, दो प्लेट, इन दो प्लेट है जिसके बीच में सॉल्यूशन रखा हुआ है, जिसका आपको मेजर करना है। ठीक है, एक दो प्लेट के बीच में सॉल्यूशन को रख दिए और उसको यहाँ से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से अगर R1 होगा, ये R2 होगा और ये R3 होगा, और इसको ये सॉल्यूशन का अगर मानते हैं सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस अगर R मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं हम लोग, इस R को हमें निकालना है। तो फिर से क्या होगा, हम पॉइंट क्या करेंगे, फिर से करंट पास करेंगे सिस्टम में, जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर आपका करंट 0 शो करेगा, उस पॉइंट पे क्या बोलेंगे कि आपका व्हिटस्टोन ब्रिज क्या बैलेंस हो चुका है। जब बैलेंस हो चुका है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, R1 इंटू R3 इक्वल टू क्या होगा, R2 इंटू R होगा, R2 इंटू R होगा। ये आपका जो सॉल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसका रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा, उसका रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो ध्यान देना, तो आपका जो आर ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, तो आर ऑफ सॉल्यूशन क्या निकल के आ जाएगा, चलो तो आ जाएगा R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R2। ये आपका सॉल्यूशन का आर निकल के आ गया। ठीक, अब सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस निकाल लिए हो, तो आपका जो सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा, जी जी क्या होगा, तो आप आर निकाल चुके हो तो 1/r कर दो, 1/r ऑफ सॉल्यूशन जो आप निकाल चुके हो उसका इनवर्स ले लोगे, उसका इनवर्स ले लोगे तो आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मिल जाएगा। इस तरह से आप सॉल्यूशन का कंडक्टेंस पता कर सकते हो। अब पॉइंट क्या है ना, इस पूरे प्रोसेस में आपका जो कॉशन रखना है, जिसका आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, आपका जो करंट टाइप होगा, आप जो करंट पास करोगे टाइप होना चाहिए एसी, डीसी करंट मत पास कर देना। आप ये बहुत मस्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि करंट जो पास करेंगे सिस्टम में वो कैसा होना चाहिए, टाइप आपका एसी करंट होना चाहिए, डीसी करंट मत पास कर देना। प्रॉब्लम क्या है डीसी करंट के साथ, तो आप लोग पढ़े हो एक, आप टॉपिक पढ़े हो इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए क्या होता है, डीसी करंट चाहिए होता है। तो अगर आप डीसी करंट पास करोगे ना, डीसी करंट पास कर दोगे, तो डीसी करंट क्या करता है, आपका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कर देगा, किसका, आयंस का। डीसी करंट कैन इलेक्ट्रोलाइज आयंस। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर डीसी करंट आप पास कर दोगे, तो यहाँ जो सॉल्यूशन में जो आयंस है ना, यहाँ जो सॉल्यूशन में जो आयंस का बात कर रहे हैं, वो आयंस का नंबर घटेगा, यानी आयंस का नंबर चेंज हो जाएगा। अगर आयन का नंबर चेंज हो जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो अगर आप डीसी करंट यूज करोगे, गलती से भी अगर डीसी करंट यूज कर दिए, तो डीसी करंट यूज कर दो तो क्या होगा, आयन का नंबर चेंज करता जाएगा। तो आयन का नंबर अगर चेंज करेगा तो आपका जो पैरामीटर है कांस्टेंट रहेगा ही नहीं, यानी जो आर है वेरिएबल हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पे जो नल पॉइंट बोलते हैं, नल पॉइंट यानी बैलेंस पॉइंट कभी आएगा ही नहीं, वो कभी आएगा नहीं। ठीक है, तो कभी भी हम डीसी करंट को यूज नहीं करेंगे इस प्रोसेस में। ऑल्दो आप यहाँ पे जो आप सिंपल फिजिक्स में मेटालिक रेजिस्टेंस निकालने का बात करते हो ना, वहां पे डीसी करंट यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का निकालना होगा, तो सॉल्यूशन में आपको डीसी करंट यूज नहीं करना है। क्या करंट यूज करना है, एसी करंट यूज करना है। क्योंकि एसी करंट में क्या होता है, आप लोग पढ़े हो एसी करंट क्या होता है, एसी करंट में क्या होता है, तो एसी करंट अपना पोलरिटी चेंज करता है, एसी करंट अपना पोलरिटी चेंज करता है। उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 50 हर्ट्ज, यानी विद इन सेकेंड्स वो 50 बार ऊपर नीचे होगा, यानी 50 में पॉजिटिव होगा 50 टाइम्स और नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जब पोलरिटी फिक्स नहीं होगा तो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस कभी नहीं कर पाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि एसी करंट से आप इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर सकते हो। एसी करंट कैन नॉट इलेक्ट्रोलाइज, यानी एसी करंट से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हम नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी करंट से हम लाइसिस प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है बच्चे लोग? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऐसा क्लास इतना ही हो पाएगा, आगे मूव करने के लिए थोड़ा सा टाइम मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक पढ़ना, यस। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग आगे ले चलेंगे। तो ये चीज समझाया हुआ आपको नोट्स में जो भेजा उसमें सारा चीज दिया हुआ आपके पास। ठीक है, यहाँ समझाया हुआ जो मैं जस्ट बात किया हूँ। ठीक है, अब ध्यान देना, जैसे यहाँ पे एसी करंट यूज क्यों नहीं करते हैं, डीसी करंट यूज नहीं क्यों करते हैं, समझाया हुआ है। अच्छा, मेरा एक पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे समझाया हुआ कि अगर आप बात कर रहे हैं इसका, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस हम देखो, यहाँ पे एक क्यूब है, ठीक है, तो बोला गया कि अगर हम करंट ऐसे पास कर रहे हैं, तो अगर इस क्यूब का डायमेंशन को अगर ए मान ले, तो उस केस में आपका एल और ए क्या होगा, तो पॉइंट ये है कि डायमेंशन अगर इस तरह से आप जूम करते हो तो आपका फॉर्मूला में एल क्या होगा, तो एल होगा, तो फॉर्मूला में आपका एल क्या हो जाएगा, चलो एल हो जाएगा, रो हो गया इसका रेसिस्टिविटी, एल क्या हो जाएगा, डायमेंशन अगर ए मानते हैं तो डायमेंशन ए हो जाएगा, लेंथ जो ट्रेवल करेगा करंट क्या होगा, ए ट्रेवल करेगा, और एरिया क्या होगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा उसके जो परपेंडिकुलर होगा फ्लो के, वो हो जाएगा ए स्क्वायर, तो इसका रेजिस्टेंस को आप लिख सकते हो रो इंटू ए। ठीक है, तो ये रहेगा आज के क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे थर्सडे को इसे फिर से। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है बच्चों लोग, सर। गुड Thank you, नाइट sir. सर। थैंक यू ठीक है, सर। गुड नाइट बच्चों लोग। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट बच्चों लोग, गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट अच्छा।